नमस्कार बच्चों, मैं विनीता रेखी आप सबके साथ आज फिर से उसी यात्रा पर जाने वाली हूँ जो क्लास 11वीं का पहला विषय है, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। आज फिर से मेरे साथ हम उन मानव प्रजातियों की दुनिया में जाएंगे, उन पहलुओं को समझेंगे जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। चलिए, आज बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का कुछ पाठ साझा कर लेते हैं। याद है आपको क्या क्या किया था अभी तक हमने? जी बच्चों, पहले सेशन में हमने टाइमलाइन किया था, जिसमें हमने यूनिवर्स कैसे बना, हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, स्पीशीज कैसे आए, मानव जातियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इनको जानने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं। So we discussed basically two major theories to explain the origin of man, the theory of creation and the theory of evolution. And interestingly, we did it in the form of mnemonics. याद है आपको? A, B, C, D, E, F, G, H, I. A से anthropology, B से biblical Big Bang theory, C से cyclical as well as the Christianity theory, D से Darwin, E से Egyptian. याद है ना आपको? सो वही वाली थ्योरी जो कि क्रिएशन के बेसिस पे और एवोल्यूशन के बेसिस पे थी। सो थ्योरी ऑफ क्रिएशन माने गॉड ने जिनको बनाया और हमने उसको नाम दिया था भगवान। भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर माने 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व। सो जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है हमारे डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड। सो let's try to recall all those things which we did on that day. So let's start with the Darwin theory. So Darwin said very fast the primates, then hominoids, hominids, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus and Homo sapiens. मतलब 6 करोड़ साल पहले अफ्रीका में प्रजातियां, जिनका वर्णन अभी हमने डार्विन की किताब, आपको किताब का नाम याद है ना सबको? यस, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो वही वाली किताब जिसमें डार्विन ने सारी की सारी स्पीशीज का अच्छी तरह से वर्णन किया है। सो अब प्राइमेट्स माने चिंपांजीज या वानर जैसे होते थे, जो जानवरों की तरह चलते थे और प्रकृति पर निर्भर होते थे। माने प्राइमेट्स वॉक्ड ऑन 4 limbs and they lived in forests and they were dependent on nature for food and had slow mental abilities. फिर हमने किया होमोनॉइड्स और होमोनॉइड्स के बाद किया होमोनिड्स से रिलेट किया हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, जो 12 करोड़ साल पहले होते थे और जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे थे। और फिर क्या? फिर होमो के बारे में पढ़ा। अब होमो माने होमो की 3 कैटेगरीज हैं जो कि उनकी विशेषताओं के हिसाब से जाने जाते थे। याद है ना आप सबको? जैसे होमो हेबिलिस जो 1.5 करोड़ साल से 7.5 लाख साल पहले थे, जिन्होंने पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। माने होमो हेबिलिस वर स्किलफुल एंड कंसीडर्ड एज द टूल मेकर्स। देन होमो इरेक्टस who were more skillful and was fully moving upright position, मतलब जो चल सकते थे। और then Homo sapiens with large brain size, thick jaws and highly skillful man. चलिए आज की शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक मानव और औजारों का निर्माण माने early human and their tool making skill से। क्या ये औजार या टूल्स मानव ही बनाते थे, या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या जानवर या पशु या पक्षी, क्या वो भी ऐसे औजार बनाते थे? जी हाँ, वो भी बनाते थे। जैसे चिंपांजी और कुछ पक्षी जो कि अपने भरण पोषण के लिए औजार खुद ही बनाते थे। कल हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की, माने उनके कुशलता पूर्वक व्यवहार की, उनके दिमाग की, उनकी आँखों की और उनके हाथों के इस्तेमाल संबंधी बातों की। जानते हैं कि ऑस्ट्रोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। माने ऑस्ट्रोपिथिकस वर द फर्स्ट टूल मेकर्स एंड दे यूज्ड एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम विद रिगार्ड टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अब देखते हैं कि औजार कौन से थे।
छैनी, नुकीले ब्लेडों से वो लोग क्या करते थे, कई बार पत्थरों से, अब आप ये दो पत्थर देख रहे हैं, इन दोनों पत्थरों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? ये ज़्यादा नुकीला है इसके मुकाबले। सो वो लोग क्या करते थे, जैसे छैनी, नुकीले ब्लेडों से, हाथी दांत से, उनका औजारों की तरह प्रयोग करते थे क्योंकि उससे कुरेदना आसान हो जाता था। और ये सब हुआ उनकी कुशल शक्ति से, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बोलते हैं। और कल हमने इसी को रिलेट किया था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। और इसकी एक एक्टिविटी भी अभी हम करेंगे कि किस तरह से वो लोग भाला बनाते थे, पत्थरों के औजार वो किस तरह से बनाते थे। अभी एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख भी रही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस पत्थर में और इस पत्थर में अंतर है। सो इसी तरह से धीरे धीरे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पत्थरों को और रिफाइन किया और नुकीला किया। अब ये तो हुई औजारों की बात। अब देखते हैं कि उनके संचार का माध्यम क्या था। It is human alone that have a language. We are having, many views on language. And not only language but the language development, माने भाषा के विकास पर अनेक तरह के मत हैं। जैसे होमिनिड लैंग्वेज सिर्फ जेस्चर्स का इस्तेमाल करते थे। जेस्चर्स माने हाथों के हाव भाव को दिखाना। फिर धीरे धीरे वोकल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब संचार का माध्यम शुरू हुआ। अब वोकल और नॉन वर्बल कैसे हैं? अब देखिए, इसमें तो मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया अभी, और मगर कम्युनिकेशन का जो था, संचार का जो माध्यम था, वो कितना सुचारू रूप से हो गया। अब इसके बात करते हैं प्राइमेट्स कॉल की, जैसे जानवरों की तरह आवाज निकालना। बट इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा। क्या आपने मुगली, एक सीरियल आता था, क्या आपने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से जानवरों के साथ रहकर उनकी आवाज में ही बात करता था? सो धीरे धीरे जब मानव का विकास होने लगा, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, सो उस तरह से जो उनके बोलने का तरीका था वो भी प्राइमेट्स कॉल थी। क्या आप गेस कर सकते हैं प्राइमेट्स कॉल कैसे होंगी? जैसे हाउल करते हैं, हू, है ना, वैसा। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ? धीरे धीरे वोकल कॉर्ड्स जो था वो डेवलप होने लगी। और वो डेवलप क्यों हुई? क्योंकि हमारी दिमाग की शक्ति की वजह से हमारी वोकल कॉर्ड्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सो हमने छोटे छोटे शब्दों की शुरुआत की। कभी आपने देखा छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो क्या पूरा शब्द एक साथ बोल पाते हैं? कैसे बोलते हैं? माँ, आ, जा। सो धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो हम भाषा के विकास की बात कर रहे हैं, सो धीरे धीरे वैसा सा प्रचलन जो था वो धीरे धीरे होना शुरू हुआ। एक विचार ये भी है कि भाषा और कला का संबंध बहुत पक्का रहा है। जैसे अभी कुछ कहने के लिए आज भी हम आर्ट का, माने ड्राइंग्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, आज भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पर भी आपकी किताब में एक अल्तमीरा की गुफा के बारे में एक सोर्स दिया हुआ है, एक स्रोत दिया हुआ है। सो अल्तमीरा की गुफा के अंदर जो है वो केव पेंटिंग्स पर छत पर बने जंगली बैल के चित्र पर आधारित है। हुआ क्या कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, माने पुरातत्वविद थे, और वह एक्सप्लोर कर रहे थे, जिनका नाम था मार्सिलिनो। और जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनकी बेटी भी उनके साथ थी। तो वो तो ज़मीन पर कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी बेटी भागती भागती आई और उसने बोला कि पापा आप ऊपर देखिए कि छत पर क्या है। तो छत पर देखी तो बैल की पेंटिंग्स मिली। सो फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में ऐसे बहुत सारे केव्स मिले हैं जहाँ पर हमें पुरातत्व मानव के बहुत सारे चित्र देखने को मिले हैं। चलिए अब एक बार जो पॉइंट्स अभी हमने किए उसको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं।
सो हम कह रहे थे कि भाषा का विकास कैसे हुआ, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन was the gesture. Then humming, माने non-verbal communication. Then the primate calls like मुगली वाली call. Then vocal cords and small words like आ, जा, मा, खा, पा. ये तो वर्ड्स हिंदी के हैं ना. सो बट वहाँ पर भी कम्युनिकेशन के अपने छोटे छोटे से वर्ड्स होते थे. और उसके बाद है आर्ट, मतलब पेंटिंग्स करना. सो इसके साथ साथ एक हाजदा, एक सोर्स और दिया हुआ है. अब बात करते हैं कि ये हाजदा क्या है. यह हाजदा एक तरह की एक छोटी सी कहानी है. चलिए आपको कहानी के तौर पर इसको पहले मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. हाजदा एक हंटर गैदरर, मतलब शिकारियों का समूह था जो झील के पास रहते थे और वहां पर जानवर भी खूब सारे होते थे. ये हाथी को छोड़कर सबका शिकार करते थे. बारिश के मौसम के सिवा यहाँ पर पानी की कमी काफी रहती थी. तो ये लोग क्या करते थे कि अपने शिविर को पानी से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाते थे और सारे जंगली क्या करते थे, जंगली साग सब्जियां ही खाते थे. अब आप सोच रहे होंगे कि आप सबको ये मैं क्यों बता रही हूँ. इसलिए कि आप लोग भी मानव विज्ञानियों की तरह, माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह थोड़ा सा उस लाइन पर सोचना शुरू कीजिए. मतलब जो आज के समय के हंटर गैदरर लोग हैं, क्या हम उन्हें देखकर करोड़ों साल पहले के हंटर गैदरर्स को समझ सकते हैं? दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या ऐसा समझा जा सकता है कि वो समय और आज का समय कितना अलग अलग विचार है. मगर हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट माने पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से होमोनिड्स रहते थे वैसे ही आज भी ये हाजदा कम्युनिटी जो है वो आज भी कुछ वैसे ही रहती है. और भाई वाह, फिर तो इन्हें समझना कितना आसान हो गया है ना कि अगर हमें होमिनिड्स को समझना है तो हम हाजदा कम्युनिटी के साथ रहकर उनके रहन सहन को देखकर उस समय की बात जान सकते हैं. पर ये क्या, इसके साथ साथ जो एथनोग्राफिस्ट हैं वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? वो इसको कहने के लिए दो बातें करते हैं कि आज ये जातियां जो हंटिंग और गैदरिंग जैसा काम करती हैं, वो उनको जंगली चीज़ों को बेचना, खेतों में काम करना जैसा काम भी करना पड़ता है. मगर ये काम तो पुराने ज़माने के लोग नहीं करते थे ना. मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी बिजनेस, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वो लोग तो इन्वॉल्व नहीं होते थे. मगर आज की जो जातियां हैं वो क्या क्या कर सकती हैं, जैसे शहद का काम. शहद जो भी जंगल के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को, उन सामान को वो मार्केट में बेचती हैं. और दूसरी बात कि एक ग्रुप साइज भी अलग अलग है जो आरंभिक मानव से बिल्कुल ही अलग है. मतलब आज ये कम्युनिटीज़ में रहते हैं मगर उस टाइम वो ऐसे कम्युनिटीज़ में नहीं रहते थे, वो एक साथ नहीं रहते थे. इसके साथ साथ है श्रम विभाजन. श्रम विभाजन माने डिवीजन ऑफ लेबर. और इस पे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के विचार जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं. उनका कहना है कि लेडीज, मतलब स्त्रियां जो हैं वो घर पर काम और पुरुष जो हैं वो हंटिंग या गैदरिंग का काम करते थे. और खैर ये तो सोचने की बात है और समझने की बात है कि क्या हम आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट के या एथनोग्राफिस्ट के विचारों को क्या हम एक साथ मान सकते हैं? तो कई बार विचार ऐसे हैं कि हाँ माना जा सकता है और दूसरी तरफ विचार है कि नहीं माना जा सकता. अब खुद सोचिए कि क्या आज भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं. अगर आप भारत में रहते हैं, अंडमान निकोबार कभी गए हैं तो वहाँ पे आप देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी जातियां देखने को मिलेंगी जो आज भी हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम करती हैं. आज भी अपना जीवन यापन वो ऐसे ही करती हैं. तो क्या हम उन जातियों को, उन ट्राइब्स को देखकर क्या हम उनकी बात जान सकते हैं कि उस टाइम के जो होमोस थे, जो होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, क्या वो वैसे ही जीवन व्यतीत करते थे?
अब बात करते हैं कि लाखों सालों तक जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधे इकट्ठे करके अपना ये लोग भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे अब इन्होंने कल्टीवेशन माने पौधे उगाना और पशुपालन भी सीख लिया। फिर आइस एज माने हिमयुग खत्म और मौसम में गर्मी आ गई। अब तो अनाज उगाया जाने लगा। मैदानों में कैटल रेयरिंग, क्योंकि घास थी, सो घास की वजह से पशुपालन आसान हो गया। इट मीन्स कैटल रेयरिंग जो थी वो वापस जो थी उसको किया जाने लगा। गेहूं, चावल, बाजरा आदि अनाज को उगाया जाने लगा। माने कल्टीवेशन एंड कैटल रेयरिंग और pastoralist societies basically emerged. And with the introduction of agriculture, people started to stay at one place for a longer time. माने लोगों ने अब एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। और अगर हम इनको स्टोन एज के हिसाब से देखें तो स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। सो ओल्ड या पैलियोलिथिक स्टोन एज में ये लोग प्रकृति पर निर्भर थे या रॉ फूड यानी मीट जैसा कुछ खाते थे। मिडिल स्टोन एज माने मेसोलिथिक पीरियड में इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और कुछ पुरातत्वविद या इतिहासकारों के हिसाब से पशुपालन भी शुरू कर दिया था। फायर वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस फेज एक्चुअली। एंड न्यूलिथिक माने नवपाषाण युग में तो अच्छे औजार बनाने शुरू कर दिए थे, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, पहियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे अब वो एक नई दिशा में जा रहे थे जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट का पॉइंट नंबर 1 जबकि जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील, और जब हम दूसरी बात करते हैं तो हम कहते हैं इन्वेंशन ऑफ फायर। क्योंकि ये सब चीज़ें इनके पास आने लगी तो अब ये लंबे समय के लिए एक ही जगह पर रहने लगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। सो अब एक बार जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब रिवीजन में क्या है कि सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि प्रारंभिक मानव को जानने के लिए हमारे पास स्रोत कौन से हैं, मतलब वेरियस सोर्सेस टू नो अबाउट द अर्ली मैन। देन प्रजातियां, मतलब इसमें हमारे पास कैटेगरीज कौन सी थी। देन वी स्टार्टेड विद द primates, very good. So we started with the primates, then with the hominoids, then with the hominids, australopithecus, उसके बाद homo के बाद homo habilis, homo erectus, then homo sapiens। और इसके साथ साथ हमने सकारात्मक पुष्टि व्यवस्था की बात भी की थी जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें हमने न्यूरोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डेवलपमेंट की बात कही थी। मतलब जिसमें हम दिमाग के साथ साथ, दिमाग मतलब हम जो है मानवीय शरीर के साथ साथ दिमाग को भी जो था उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था। इसके बाद हमने बात की क्षेत्रीय निरंतरता और प्रतिस्थापन मॉडल की, मतलब जिसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी एज वेल एज द रीजनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। रीजनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी मतलब दे कंटिन्यूड विद दैट रीजन ओनली, whereas the replacement theory मतलब they transferred from one area, they migrated from one area to another. Then we discuss about the living pattern, मतलब आवास की बात की, कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, ओपन एयर साइट्स में रहते थे, नेचुरल केव्स में रहते थे। फिर हमने बात की औजार निर्माण की। औजार निर्माण मतलब टूल मेकिंग की। सो पंच ब्लेड टेक्निक्स को यूज़ किया उन्होंने, जो था टूल्स को रिफाइन करना शुरू किया उन्होंने। हाथी दांत मतलब आइवरी के टूल्स बनाने शुरू किए। कितने अलग अलग तरह के उन्होंने टूल्स बनाए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन का, मतलब भाषा का विकास का। सो भाषा के विकास पर हमने जेस्चर्स से शुरू किया। फिर उसके बाद हमने जो था स्मॉल वर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट, प्राइमेट कॉल, सो ये सारे, और उसके साथ साथ हमने आर्ट को भी एक थीम बनाया। और इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हमने किया वर्तमान से अतीत तक, जिसमें हमने 2 लोगों के व्यूज़ को समझा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज़ को और उसके साथ साथ एथनोग्राफिस्ट के व्यूज़ को, जिसमें हमने ये बताया कि क्या हम आज की
आज की जातियों को देखकर क्या उस समय की जातियों के बारे में सोच सकते थे? चलिए, ये तो हुआ हमारा कंटेंट। अब लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस ऑल्सो। सो मैं कुछ प्रश्न आपके साथ करने वाली हूँ, आपसे पूछने वाली हूँ, और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से उन प्रश्नों का जवाब देंगे। सो पहला क्वेश्चन, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 सोर्सेस टू नो अबाउट द अर्ली मैन। माने प्रारंभिक मानव को जानने के लिए किन्हीं 2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। कौन से स्रोत है? याद कर सकते हैं? वेरी गुड, डार्विन का कौन सी किताब? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसके साथ साथ कल आपको फॉसिल्स भी दिखाए थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड सब्सटैंशिएट दिस विद द टूल मेकिंग प्रोसेस। मतलब सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए और औजार बनाने की प्रक्रिया के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। अभी अभी हमने किया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म माने न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, जिसको हमने किसके साथ? दिमाग के साथ, आंखों के साथ, हाथों के साथ और पांव के साथ रिलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। माने भाषा के विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अभी हमने 5-6 प्रोसेसेस किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब तैयार हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सो रिलेट स्टोन एज विद द अर्ली मैन्स डेवलपमेंट। माने स्टोन एज, अगर मैं हिंदी में उसको बोलूं तो दैट इज प्रारंभिक मानव के विकास को पाषाण युग के साथ संबंध स्थापित कीजिए। मतलब 3 है हमारे, पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। सो कितना इंटरेस्टिंग रहा। सो चिल्ड्रन, वी हैव लर्न सो मेनी कंसेप्ट्स बट वी नीड टू रिवाइज इट इन अ वेरी क्रिएटिव वे। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक क्रिएटिव डायमेंशन देते हैं। सो हमने जो जो कंसेप्ट्स किए हैं आप उनको किसी न किसी एक एक्टिविटी के थ्रू आप उनको बनाकर आप एग्जीबिशन कर सकते हैं। सो पढ़ते पढ़ते, समझते समझते कुछ क्रिएशन भी हो जाएगा, कुछ आर्ट, क्राफ्ट, सब कुछ ऐड हो जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर द क्रिएटिव डायमेंशन? लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, हम टूल्स की बात कर रहे थे। सो टूल्स में ये सारे टूल्स हैं ही। अगर इस तरह के टूल्स आपको नहीं मिलते, मतलब औजार अगर इस तरह के नहीं बन पाते, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। कागज को अच्छी तरह से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से अलग अलग तरीके के हम टूल्स बनाएंगे। सो कागज को आपने अच्छी तरह से रोल कर दिया, जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल रोल कर दिया, और उसके ऊपर आप एक फॉइल लगाकर उसके ऊपर कलर कर कर आप उसको, कलर होना चाहिए मगर, सो कलर कर कर आप उसको टूल्स के साथ रख सकते हैं, पहला। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पेपर ले सकते हैं, उस पेपर को आपने फोल्ड किया, उस फोल्ड करके आपने उस पेपर को इस तरह से काटा, काट के उसको दोबारा फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड करने के बाद आपने इसको यहाँ से मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको दोबारा मोड़ा, एक बार दोबारा मोड़ेंगे। देखिए कितना आसान है टूल मेकिंग। सोचिए, बनाते बनाते सोचिए कि वो लोग किस तरह से टूल्स बनाते थे। सो यहाँ से बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसको बैक साइड से वापस फोल्ड करना है, वापस फोल्ड करके इसको दोबारा से मोड़ना है और मोड़ने के बाद 1, 2, ये जो आगे वाला पॉइंटर है, ये वाला जो आगे वाला है, हम उसको मोड़ते चले जाएंगे। आपके आर्ट टीचर्स आपको बहुत मदद कर सकते हैं इसमें। और आर्ट टीचर्स क्यों, यू पीपल योरसेल्फ आर सो क्रिएटिव। सो क्रिएटिव डायमेंशन के लिए आप इस तरह से बनाइए। इसको वापस आपने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड किया। हम बना रहे हैं स्पीयर थ्रोअर,
इसके बाद अब ये जो पेपर हमने फोल्ड किया है उसको यहाँ पर हमें स्टिक करना है एंड योर स्पेयर थ्रोर इज रेडी। सो कलर कीजिएगा, बिना कलर के मत इस्तेमाल कीजिएगा। सो आप कितने भी जो है आप इस तरह से आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं, आप टूल्स बना सकते हैं, आप फॉसिल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएटिविटी लाइज विद यू पीपल ओनली। So children, we have done so many concepts and we have integrated so many concepts together. It was there for your holistic learning. Children, we have done content with activities. So I hope you have understood this chapter very well. So my wishes for your preparation. So children, do well, learn well and happy learning to all of you. Thank you.